नमस्कार। आज हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज के अंतर संबंधों पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे समाज के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है और लगातार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता चला आ रहा है। एक तरफ जहाँ पर जो समाज है हमारा, वो अपने विकास के लिए पूरी तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। हम देखेंगे कि समाज में जो सतत परिवर्तन और विकास होता रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं विज्ञान और तकनीकी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि विज्ञान और तकनीकी भी समाज पर निर्भर रही है, क्योंकि विज्ञान और तकनीकी में जो लगातार शोध और परिवर्तन और अपग्रेडेशन जो भी होता रहा है, वो कहाँ से होता रहा है? समाज के डिमांड से। यानी सोशल जो डिमांड है, समाज की जो मांग है, उसी हिसाब से विज्ञान अपनी रिसर्च करता है और नए तकनीकी परिवर्तन करके समाज को सहायता प्रदान करता रहा है। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ने से पहले देखेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान एक तरह से एक जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है, उसको विज्ञान कहते हैं। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि ऐसा क्रमबद्ध ज्ञान जो कि तमाम परीक्षणों द्वारा एक्सप्लेन किया गया हो, जिसकी व्याख्या की गई परीक्षणों के द्वारा, ऐसे ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ तकनीकी देखेंगे तो ये ऐसे तरीके, इस तरह का स्किल, इस तरह के मेथड और प्रोसेस जो हमें वस्तुओं के और सेवाओं का प्रोडक्शन जो करते हैं, उत्पादन करते हैं, जिससे कि हमारा जो समाज है वो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से रन कर सके। ठीक, तो वो तकनीकी होती है। यानी तकनीकी हमारे डेली लाइफ में जो भी ऐसी चीज़ें जो हमें किसी भी कार्य को आसान बनाती हैं करने के लिए, उसके पीछे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी होती है, तकनीकी होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि जब से ये मानव प्रजाति इस धरती पर आई है, तब से शायद कहीं ना कहीं विज्ञान और तकनीकी का भी जन्म हो चुका था उसके साथ ही। क्योंकि जिस तरह से मानव की प्रगति और विकास हुआ और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति के लिए मानव आगे बढ़ा, तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर देखेंगे रोटी, कपड़ा और मकान में, तो सबसे पहले आएगी रोटी। रोटी के लिए उस समय जो भी आखेट होते थे, जिसका शिकार करते थे लोग, उसके लिए तमाम तरीके से उन्होंने लकड़ी के और पत्थर के हथियार बनाए। लकड़ी के हथियार, चूँकि ये माना जाता है कि पत्थरों के हथियारों से बहुत पहले शायद बनाया गया रहा हो, लेकिन चूँकि लकड़ी का जो सर्वाइवल है इन्वायरमेंट में वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसकी प्रमाणिकता जो है वो खोजने में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। इसलिए जो पत्थरों के हथियार हैं, औजार हैं, उसको सबसे पहली टेक्नोलॉजी माना जाता है। स्टोन्स टूल हैव लॉन्ग बीन द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले इनको माना जाता है, क्योंकि लकड़ी के जो हमें साक्ष्य हैं वो नहीं मिलते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, कपड़े की बात करेंगे तो कपड़े में पहले बहुत चीज़ें थी। बाद में आप देखेंगे कि तमाम इंडस्ट्री आई, कॉटन मिल्स आई, पहले कॉटन कपड़े, उसके बाद अब तो तमाम अलग अलग तरीके के फाइबर बनते हैं जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। मकान की अगर हम बात करेंगे तो मकान के लिए रॉ मटेरियल, मकान का जो रॉ मटेरियल है अगर आप देखेंगे तो अंडरग्राउंड, यानी कि आप आयरन की बात कर लीजिए, लोहे की बात कर लीजिए, वो अंडरग्राउंड है। ऑन द ग्राउंड अगर हम बात करेंगे तो ब्रिक्स, यानी ईटा जो लगता है वो ऑन द ग्राउंड है। सीमेंट ऑन द ग्राउंड है। इसके बाद एबव द ग्राउंड, उसमें जो फर्नीचर वगैरह है, दरवाजे, खिड़कियां, तमाम चीज़ें लगती हैं। यानी कि पूरी तरह से एक मकान को बनाने में ज़मीन के अंदर से लेकर और बाहर तक सब कुछ इस्तेमाल होता है, सबका दोहन करना पड़ता है, तब जाके एक मकान बनता है। अब इस रोटी, कपड़ा और मकान में रोटी की अगर बात करें आप, भोजन की, यानी कि फूड दो प्रकार से देखेंगे तो दो प्रकार से, एक तो रॉ मटेरियल होता है जो कि हमारे किचन तक पहुंचता है, वहाँ पे पकता है। दूसरा क्या होता है, रेडी टू ईट मील होता है, जो कि हमें बना हुआ खाना जो है तैयार मिलता है और सीधे हम उसको खा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों में आप देखेंगे कि तमाम इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। जो रॉ मटेरियल है उसको कलेक्शन करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, उसकी पैकेजिंग करना और उसको जो है मार्केट में पहुंचाना, मार्केट से लोगों तक पहुंचता है फिर वो। इसी तरह से अगर हम प्रोसेस्ड फूड की बात करें तो आजकल तमाम जो है इस तरह के
रेस्तरां जो है चल रहे हैं जहाँ पे हमें बना हुआ खाना मिलता है। और इस तरह के तमाम एक कुछ नाम हैं जिनके सीरीज़ जो है पूरी दुनिया में चलती है, जिनके नाम से रेस्टोरेंट चलाए जाते हैं जहाँ पे हमें बना बनाया खाना मिलता है, पैक्ड भी मिलता है जिसको हम कभी भी खा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो जब हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो फिर बात आती है कि अब जो है मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ, यानी कि वो तो फिर जो है ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन परिवहन का स्टार्टिंग होती है, उसकी शुरुआत होती है। ट्रांसपोर्टेशन से आगे हम बढ़ेंगे तो ट्रेड यानी व्यापार की बात करेंगे, व्यापार भी शुरू हो जाता है। जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो फिर व्यापार भी शुरू हो जाता है। जब व्यापार की बात आती है तो बात आती है मुद्रा की, पैसे की, यानी इकॉनमी की। अब व्यापार से किस तरह से एक देश अपनी इकॉनमी को मजबूत करता है, हम इस पर चर्चा करते हैं। और जब इन सारी चीज़ों को हम एक साथ देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन हो, ट्रेड हो, इकॉनमी हो, तो अब ये सब चीज़ें आपस में कनेक्ट कैसे रहती हैं, कैसे जुड़ती हैं एक दूसरे से। तो उसके लिए सबसे बड़ा माध्यम क्या होता है? कम्युनिकेशन। तो इन सारी जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, इन सब में हमेशा जो सतत परिवर्तन जो है लगातार वो होते रहे हैं और लगातार टेक्नोलॉजी बढ़ती रही है और जीवन को सुगम बनाने में लगी हुई है। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि जो विज्ञान प्रौद्योगिकी है, आज हम इतना ज़्यादा उसमें हमारे लाइफ स्टाइल में, रहन सहन में, खान पान में उसने परिवर्तन कर दिया है कि अब हम उसके बिना अगले दिन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम यानी कि ये कह सकते हैं कि हम जो है इस समय विज्ञान और तकनीकी पर डिपेंडेंट हो गए हैं, निर्भर हो गए हैं। हमारी निर्भरता हो गई है, डेली टू डेली लाइफ से लेके हर एक चीज़ के लिए निर्भर हो गए हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि जैसा कि हमने पहले बताया कि टेक्नोलॉजी जो है वो कम्युनिकेशन से लेके हमारा जो है वो काम करने का तरीका, जैसे कि इस समय देखिए लॉकडाउन पीरियड में अगर हम बात करें तो वर्क फ्रॉम होम की जो बात की जा रही है, और ये मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, ये क्या है? ये तकनीकी का ही प्रतिफल है, तकनीकी का ही फल है ये, कि हम आज घर में बैठे काम कर सकते हैं और ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप घर में बैठ के हमारा जो लेक्चर है वो सुन सकते हैं और आपको कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हमारी जो हाउसिंग है उसमें कपड़ों में क्या परिवर्तन हुआ, खान पान में क्या परिवर्तन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में क्या परिवर्तन हुआ, और उसके अलावा जो है वो स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से जो हमारी जो जीवन शैली है उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता, वो किस तरह से बढ़ गई। और हमारा जो लाइफ स्पैन है, यानी कि हमारी जो जीवन जीने की जो क्षमता है, वो हमारी जीवनीय क्षमता, हमारी उम्र किस तरह से बढ़ गई, ये हेल्थ जो टेक्नोलॉजी है उसमें उसके आने से हुआ। अब इन सारी चीज़ों के बाद हम बहुत आगे निकलते चले गए, लेकिन ये तकनीकी जो है कहीं ना कहीं जहाँ एक तरफ हमें लाभ पहुँचा रही थी, दूसरी तरफ हमें नुकसान भी पहुँचा रही थी। इसके अलावा तकनीकी ने और भी तमाम परिवर्तन किए, जैसे आप एथिक्स की बात करें, एजुकेशन की, एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य प्रसाधनों की बात करें, जस्टिस न्याय की बात करें, और हमारे जो कल्चर है उसमें भी परिवर्तन हुआ, किस तरह से ह्यूमन कंडीशन को इम्प्रूव किया गया, ये सब तकनीकी की देन थी। विज्ञान और तकनीकी पे यूनेस्को जो है आपका, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मानना है, इसका कहना है कि विज्ञान जो है वो समाज के लिए होना चाहिए, यानी साइंस फॉर सोसाइटी। मतलब ये हुआ कि समाज की जो मांग है, जो डिमांड है, उसके हिसाब से ही साइंस को अपना शोध और अपने जो भी रिसर्च हैं और जो प्रोड्यूस है उसी हिसाब से हमको करना चाहिए, जिससे कि विज्ञान समाज के लिए हमेशा लाभदायक सिद्ध हो, हानिकारक ना सिद्ध हो। इसमें आगे बढ़ते हुए यूनेस्को का मानना है कि जो विज्ञान और तकनीकी का जो विकास है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी कि सतत विकास होना चाहिए, जिससे कि समाज को और पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमने पहले भी कहा कि विज्ञान के विकास ने जहाँ एक तरफ मानव जीवन को बहुत सुगम बना दिया, वहीं दूसरी तरफ उसने बहुत से परिवर्तन किए, जिसमें जो है मूलभूत परिवर्तन आप देखेंगे, क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसम में परिवर्तन हो गया, हमारा जो ओशन हेल्थ, समुद्र की जो हेल्थ है उसमें परिवर्तन। क्यों ये परिवर्तन हुआ? क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, साइंस तकनीकी जब बढ़ गई तो प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया तो उसी हिसाब से हमारी खपत बढ़ गई, खपत जब बढ़ गई तो वेस्ट मटेरियल भी बढ़ा,
जो ये वेस्ट मटेरियल बढ़ा, ये कहाँ जा रहा है? ये कहीं ना कहीं या तो हम धरती में डाल रहे हैं या तो हम पानी में फेंक रहे हैं। वो जाके समुद्र मिलता है और वहाँ जाके उसकी क्वालिटी को ख़राब कर रहा है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी हम देखेंगे कि हमारे पास जो जीव जंतु थे तमाम, बहुत तरह के जीव जंतु, बहुत सी स्पीसीज जो है वो ख़त्म हो गई हैं, ठीक, और न जाने कितनी जो है वो ख़त्म होने की कगार पे हैं, जो कि रेड डाटा बुक में दर्ज की जाती हैं। फ्रेश वाटर सिक्योरिटी, आजकल हम देखेंगे कि हमारे जो स्वच्छ पानी है, स्वच्छ जल की भी, वो भी हमारा प्रदूषित हो गया, पीने के लिए नहीं बचा है। आजकल हम शहरों में देखेंगे तो आरओ का कल्चर चल पड़ा है। आरओ सिस्टम बिना हम वाटर प्योरीफायर के जो है वो पानी पी नहीं सकते, पीने योग्य नहीं रह गया। तमाम जगह जो है वो पानी के बोतल का कल्चर चल गया। पहले जो है हैंडपंप या कुओं से कहीं भी आदमी पानी पी सकता था, हर पानी जो है वो शुद्ध होता था। लेकिन आजकल पानी में भी अशुद्धता इतनी ज़्यादा हो गई है कि या तो हम बंद बोतल का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, या तो हम घर में अपने इस तरह का कोई प्योरीफायर सिस्टम लगाएं जिससे कि हम पानी पी सकें। इसलिए जो है यूनेस्को का मानना है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो डेवलपमेंट है वो इस हिसाब से होना चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो और हमारे वातावरण और समाज को नुकसान ना पहुंचा सके। अब हम आगे देखेंगे कि विज्ञान, तकनीकी और सोसाइटी किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और कैसे एक दूसरे को लगातार प्रभावित करती रही हैं। शुरुआत में इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन था उसके समय अगर हम देखेंगे तो विज्ञान और तकनीकी मोस्टली जो है वो हमारी सोसाइटी की जो बेसिक नीड थी उसको फुलफिल करने में लगी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी में हमने प्रवेश किया, सिचुएशन बदल गई और हम जो है विश्व युद्ध की कगार पर आकर खड़े हो गए। जब विश्व युद्ध की कगार पर खड़े हो गए तो सारी की सारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी जो था वो सारा का सारा वॉर यानी कि बैटल फील्ड की तरफ जो है मुड़ गया। और बैटल फील्ड में हम किस तरह से अपने आप को सुपीरियर साबित कर सकते हैं, अपने आप को हम वर्चस्व अपना कायम कर सकते हैं, इसके लिए सारी तकनीकें लगाई गई। और जिसमें जो है जिसका परिणाम क्या रहा कि जो नेशनल पावर यानी राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मूल में जो कारण रहा वो ये रहा कि साइंस और तकनीकी को जब तक आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तब तक जो है नेशनल पावर आप अचीव नहीं कर सकते हैं। और आगे क्या हुआ कि जो नेशनल पॉलिसी हुई उसमें जो नेशनल साइंस पॉलिसी को एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी को नेशनल पॉलिसी में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा दिया, एक महत्वपूर्ण स्थान दिया, क्योंकि पूरी तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी पर ही हमारे जो देश की जो क्षमता है वो निर्भर करने लगी। और जिस तरह से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो क्या हुआ कि आर्म रेस यानी कि हथियारों की जो होड़ है बहुत तेज़ी से बढ़ गई। हथियारों की रेस बढ़ने से क्या हुआ कि सारा का सारा जो पैसा है, इकॉनमी है, सारा का टेक्नोलॉजी, साइंस, सब कुछ जो है वो पूरी तरह से बैटल फील्ड की तरफ लग गया। कोल्ड वार पीरियड 1989 तक ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से चली, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि हम लोग शायद वातावरण को बहुत ज़्यादा हम प्रदूषित करने पे लगे हुए हैं, जिससे कि वातावरण हमारा लगातार खराब हो रहा है। हमने ये देखा कि जहाँ पर विज्ञान प्रौद्योगिकी एक इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ को, बिजनेस को, रिसर्च को, लर्निंग, मेडिसिन, वेलफेयर, आर्ट्स, कल्चर, एंटरटेनमेंट और तमाम जो है डेली लिविंग जो एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रभावित कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसके कई साइड इफ़ेक्ट थे, कई दुष्प्रभाव थे जो कि लगातार देखने को मिल रहे थे। इसमें हम देखेंगे कि आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन हुए वो क्यों हो रहे हैं, किन कारणों से हो रहे हैं, तो उसमें दो चीज़ें मिलती हैं हमको। एक तो मिलता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो रेवोल्यूशन हुआ उसकी वजह से है, दूसरा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। हम आगे देखेंगे कि इसमें जो परिवर्तन आए, जो समस्याएं उत्पन्न हुई वो क्या थी। तो इसमें सबसे पहला हम देखेंगे कि जो एनर्जी और मटेरियल टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारी आगे बढ़ी। ये ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल टेक्नोलॉजी, इन सब की वजहों से क्या हुआ कि हमारी जो डेली लाइफ में वो स्पीड आ गई, मोबिलिटी आ गई और हम जो है टेलीकम्युनिकेशन में बहुत आगे निकल गए, जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया हम घर में बैठ के वो अपने टीवी में, मोबाइल में वो हम देख सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। दुनिया जो है बहुत छोटी हो गई। किस मामले में? टाइम के मामले में। डिस्टेंस कम हो गई, हर जगह हम देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि फिर आगे की जो मशीन और टूल्स
में जो इन्वेंशन हुआ इसने हमारे बहुत से कार्यों को बहुत आसान कर दिया। अब हम बहुत बड़े बड़े कार्य बहुत छोटे समय में कर सकते हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ कि हमारा हेल्थ जो है वो बहुत इम्प्रूव हो गया, जिसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई। अब इसमें क्या हुआ कि हमने पहले बताया कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज जो है वो केवल लोगों को जो है वो डेली लाइफ को नहीं प्रभावित कर रहे थे, बल्कि जो है वो पूरी समाज को भी परिवर्तित कर रहे थे। इसका दो मूलभूत जो एग्जाम्पल है वो ग्लोबलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो रेवोल्यूशन हुआ, जो क्रांति हुई, उसकी वजह से देखने को मिलता है। पहला हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि हम एक दूसरी जगह से आ जा सकते हैं, सामान जो वस्तुएं हैं वो आ जा सकती हैं, रुपया पैसा है और इन्फॉर्मेशन, ये सब जो है उसने जो राष्ट्रीय सीमा थी, नेशनल जो बॉर्डर थी, किसी राष्ट्र की जो सीमा थी, उसको ये पार कर गए और ये दुनिया के हर राज्य तक, हर राष्ट्र तक पहुंच गए। अब जो है वो कोई भी चीज़ किसी एक राष्ट्र की बाउंड्री के अंदर वो सीमित नहीं रह गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और ये हर देश की सारी चीज़ें पूरी दुनिया में बहुत आसानी से फैल गई। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, इसको मॉनिटर करने के लिए समस्या हुई कि कैसे मॉनिटर किया जाएगा जब ट्रांसपोर्टेशन और हमारा जो नेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके सब चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर सबको मॉनिटर करने के लिए, कुछ नियम कानून के बंधन में रखने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का गठन होता है 1995 में, जो कि हमारे ट्रेड को मॉनिटर करता था। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ थी ये इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑन ए ग्लोबल स्केल। तो ये अब इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ क्या थी कि ये इंटरनेशनल और ग्लोबल स्केल पर ये चेंज होने लगी, मतलब एक्सचेंज होती थी। आप अपनी कोई भी क्रिएटिविटी को, कोई टैलेंट को अब आपकी किसी सीमा में बंधा नहीं होना था, ये पूरी दुनिया में आप इसको फैला सकते थे। किसके माध्यम से? आप ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर एक देश दूसरे देश से लगातार जुड़ रहे थे। तो अब इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ किसी सीमा में नहीं बंधी रह गई, ये अपने आप पूरे दुनिया में फैलती चली गई। इसके अलावा फिर क्या हुआ कि जो एनर्जी और मटेरियल टेक्नोलॉजी है इसमें बहुत चेंज हुआ। इसकी वजह से चूँकि आप देखेंगे कि कहीं किसी देश में सोना ज़्यादा पाया जाता है, किसी देश में लोहा ज़्यादा पाया जाता है, किसी देश में कोयला ज़्यादा पाया जाता है, वो एक वहाँ की जो लोकल डिमांड है उससे ज़्यादा पाया जाता है। तो अब उसका क्या होता था कि फिर उसका ट्रेड शुरू हुआ। उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में ज़्यादा है, तो उसको पूरा करने के लिए जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उसको वहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहुँचा दिया गया। तो इस तरह से एनर्जी और मटेरियल का वो ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया। अब ग्लोबलाइजेशन ने और क्या किया कि ग्लोबलाइजेशन ने इंटरनेशनली जो है म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप, मतलब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर किस तरह से अंतर्निर्भर हुआ, ये ग्लोबलाइजेशन का परिणाम। ग्लोबलाइजेशन ने सभी राष्ट्रों को एक दूसरे पर निर्भर बना दिया। निर्भर क्यों बना दिया? हमने पहले बताया कि जिस तरह से अगर आप एनर्जी और मटेरियल की बात करेंगे तो ये जो है कोई इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई सम जो है सम वितरण नहीं है धरती पर, ये हर जगह ऑड है, अलग अलग, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो एक दूसरे से एक्सचेंज करने के कारण ये पूरा का पूरा ग्लोबल जो रिलेशन है वो डेवलप हुआ और अंतर्निर्भरता डेवलप हुई। इस तरह से एक दूसरे पर इन सब चीज़ों ने अंतर्निर्भर बना दिया। तो जहाँ ग्लोबलाइजेशन इतना परिवर्तन कर रहा था, ये सब पॉजिटिव उसके परिवर्तन थे, वहीं कुछ नेगेटिव परिवर्तन भी हुए। जैसे कि कुछ जो है बहुत ही घातक जो बीमारियां थी, जो कहीं किसी एरिया तक सीमित रहा करती थी, वहीं रहती थी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जिस तरह से लोगों का फ्रीली मूवमेंट हुआ वर्ल्ड वाइड, उसकी वजह से ये बीमारियां भी फैल गईं, जिसमें आप बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा, सार्स हुआ, BSC हुआ, और लेटेस्ट अभी आप देख ही रहे हैं और आप इस बीमारी से जूझ भी रहे हैं, जो कोरोना वायरस और कोविड-19 है, जो कि चाइना के वुहान शहर से शुरू हुआ और पूरी दुनिया में किस तरह से फैल गया। तो इसके पीछे क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इफेक्ट है कि जहाँ पर अच्छाइयाँ अगर पूरी दुनिया में फैलती हैं किसी एक देश से निकलकर, वहीं उस देश की बुराई भी पूरी दुनिया में फैल जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल अच्छाइयाँ ही फैलेंगी, ग्लोबलाइजेशन में जो बुरा है वो भी फैलेगा, अच्छा है वो भी फैलेगा, तो दोनों चीज़ें फैलेंगी। अब हम किस तरह से बुराई को चेक कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ये हमें देखना होगा। दूसरी तरफ हमने कहा कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो रिवोल्यूशन हुआ उसकी वजह से भी समाज में बहुत परिवर्तन देखने को मिला।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर देखेंगे तो इसका जो डेवलपमेंट है वो 1969 में ये रूस के जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ARPANET नाम से शुरू किया था, जिसका मेन जो पर्पस था वो मिलिट्री पर्पस था कि मिलिट्री के पर्पस से यूज़ होगा और कोई भी प्राइवेट और कॉमर्शियल पर्पस इसका नहीं था। लेकिन फिर 1990 में यूनाइटेड नेशन ने क्या किया कि इंटरनेट सभी के लिए खोल दिया, और इंटरनेट में सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लगातार परिवर्तित होती रही। कंप्यूटर ने लगातार इंटरनेट की स्पीड, उस पर जो डेटाबेस है उसकी क्षमता वो लगातार बढ़ाई है, और आज हम कंप्यूटर के माध्यम से पूरी दुनिया से कितने आसानी से जुड़ सकते हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यही नहीं कि बहुत अच्छी चीज़ें, जो बहुत ख़राब चीज़ें थी उसने वो भी किया। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो इंटरनेट है उसने हमको बिल्कुल डिपेंडेंट बना दिया। आज हम बिना इंटरनेट के नहीं रह सकते। हमारा सारा काम इंटरनेट से ही होता है। आज स्मार्टफोन हर हाथ में है, और बिना उसमें इंटरनेट के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हर एक चीज़, चाहे वो हम अपनी लोकेशन को ट्रेस करना हो, चाहे अपनी लोकेशन को हमें शेयर करना हो, अपनी बात को शेयर करना हो, तमाम जो इंटरनेट ऐप्स हैं उसके माध्यम से हमें अपना जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना हो, यानी कि हमारी इकोनॉमिक नीड, हमारी जो है वो कन्वर्सेशन, चाहे वो ऑडियो हो, विजुअल हो, या हम टेक्स्ट में कर सकें, सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। और इंटरनेट पे हम बहुत डिपेंडेंट हो गए। आज की हमारी पूरी लाइफ स्टाइल जो है वो इंटरनेट बेस्ड हो गई है, और इंटरनेट के बिना हम रह नहीं सकते हैं। जहाँ इस समय हमारी सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से होती हैं, वहीं पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इंटरनेट कितना सुरक्षित है। यानी कि इंटरनेट की जो सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन की जो सिक्योरिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। और आज जो है वो आईटी रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो इसी पे हो रहा है कि हमारे जो सूचनाएं हैं वो किस तरह से सुरक्षित हम रख सकते हैं, ताकि कहीं से वो लीक होकर उसका मिसयूज़ ना हो जाए। इसके लिए वर्ल्ड लेवल पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए जो काम कर रहे हैं कि जिससे कि हमारा जो डेटा है, हमारी इंफॉर्मेशन है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। जैसे OECD है, WTO है। इसके अलावा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसको सुरक्षित करने की बात करते हैं। अब हम आ जाएंगे कि ऐसी नई कौन सी समस्याएं हैं जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से जनरेट हुई हैं। उसमें सबसे टॉप पे आता है कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज, यानी सबसे ज़्यादा जो नुकसान अगर किसी को हो रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से, उसका साइड इफेक्ट पड़ रहा है सीधे सीधे इन्वायरमेंट पे, वातावरण पे, हमारे पर्यावरण पड़ रहा है। और पर्यावरण पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, एसिड रेन की बात करें, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर की बात करें, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें, या डिजर्टिफिकेशन की बात करें, ये सारी जो समस्याएं हैं ये वातावरण से जुड़ी हुई, पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, और इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसमें जो है हमने पहले ही बताया था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लगातार जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, विकास है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि 20वीं शताब्दी में सोसाइटी में बहुत चेंज हुए। इसमें मेन चीज़ क्या है कि अंडरग्राउंड रिसोर्सेज हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किए, हमने एबव द ग्राउंड भी रिसोर्सेज बहुत एक्सप्लॉइट किए, और बहुत ही जो प्लांट स्पीसीज़ हैं वो सब इस समय एक्सटिंक्ट हो गई, ख़त्म हो गई हैं। हमने टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन किया। जब हमारा उत्पादन ज़्यादा हुआ तो हमारा जो है हमारी खपत भी बढ़ी। खपत जब बढ़ी उसी हिसाब से हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी बढ़ा। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट जो बढ़ा ये कहाँ जाएगा? ये कहीं ना कहीं वातावरण में जाएगा और उसे नुकसान पहुँचाएगा। इसी सिलसिले में आगे जो है 1965 में एंड्रयू स्टीवेंसन, जो कि यूएस के एम्बेसडर थे यूनाइटेड नेशन के लिए, उन्होंने अर्थ को एक स्पेसशिप का कॉन्सेप्ट दिया था कि ये जो है हम एक स्पेसशिप के तरीके से है, और हम सब इसमें साथ में एक यात्री के तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं, जिसमें जो है वो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। इसलिए हमको बहुत बचा के चलना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे ये ख़त्म हो गए तो स्पेसशिप के बाहर कुछ है नहीं और हमें मिल नहीं पाएगा। यानी कि हम बहुत ही
ग्रोथ की जो है वो लिमिट रख सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट इन स्टॉकहोम, इसमें ये कहा गया कि ओनली वन अर्थ, अर्थ को कहा गया कि ये केवल एक ही है, पूरे ब्रह्मांड में दूसरी मिलेगी नहीं। इसलिए जो भी इसमें संसाधन है उसका दोहन इस तरह से करें कि आपका जीवन भी सुगम रहे और वातावरण को नुकसान भी न पहुंचे। अब पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एजेंडा 21, जो कि यूएनसीडी में अडॉप्ट किया गया, अर्थ समिति में, इसमें तमाम नियम कानून बनाए गए जिससे कि हम वातावरण को कम से कम दूषित करें और वातावरण हमारा जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हमेशा रहे। 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है, सतत विकास की बात की जाती है। और इसमें कहा जाता है कि एक ये टाइटल जो था इसका, ये था आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हम किसी देश के निवासी हों, किसी भी जगह के निवासी हों, लेकिन हम सबका एक कॉमन फ्यूचर है। वो कॉमन फ्यूचर क्या है कि इन्वायरमेंट हमारा पॉल्यूटेड ना हो, साफ़ सुथरा हो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी उसमें उतनी ही अच्छे से सांस ले सकें जितना हमने लिया है, और वो भी अपना जीवन यापन उसी तरह से कर सकें जैसे हमने किया। तो ये एक कॉमन जो है फ्यूचर के रूप में था कि वातावरण को नुकसान कम से कम पहुंचाया जाए। दूसरी तरफ जो नुकसान देखने को मिलता है वो बेसिकली है किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमें तमाम हाइब्रिड प्रजातियां मिली, चाहे वो हम प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें, इसके अलावा तमाम और प्रजातियां आ रही हैं जिसमें बहुत हाइब्रिड चीज़ें चल रही हैं। तो ये जो हाइब्रिड जो प्रजातियां आई, इन्होंने जहां एक बढ़ते हुए समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश की और पूरा किया भी, वहीं दूसरी तरफ तमाम जो है वो साइड इफ़ेक्ट भी इसके छोड़े। हाइब्रिड प्रजातियां जो है वो देसी प्रजातियों की तुलना में बहुत लाभदायक नहीं होती, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से चाहे समाज की दृष्टि से। कई बार हाइब्रिड बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा जो नुकसानदायक प्रजातियां ऐसी बन जाती हैं जो कि पर्यावरण के लिए जो बहुत खतरनाक होती हैं। आगे हम देखेंगे कि समाज पर जिस तरह से हमने बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है वो आर्म रेस यानी कि हथियारों की होड़ लगी। तो हथियारों की होड़ जब लगी तो ये सब देश हथियार बनाने लगे, हथियारों की जो है ब्लैक मार्केटिंग होने लगी, और ऐसे तमाम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने भी हथियारों को अचीव किया, अपने संरक्षण में लिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि कई ऐसे टेररिस्ट अटैक जो हुए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आईटी का, साइंस टेक्नोलॉजी का रोल रहा है। बिना उसके इतने बड़े बड़े अटैक संभव नहीं थे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि विज्ञान प्रौद्योगिकी ने जीवन को जहाँ पर बहुत सुगम बनाया, उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया, वहीं दूसरी तरफ जो है उसने बहुत सी बुराइयां भी दी और उसका खामियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। तो ये विज्ञान और तकनीकी किस तरह से मानव जगत के लिए महत्वपूर्ण रही, कहीं नुकसानदायक रही, कहीं हानिकारक रही, लेकिन हमेशा ये कहा गया कि इसका जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, कहीं ना कहीं जो है वो तभी सतत और धारणीय विकास, ऐसा विकास हो जिससे कि हम भी विज्ञान और तकनीकी से लाभ उठा सकें और विज्ञान और तकनीकी से हमारे पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे, खतरा भी ना हो। तो आज का हमारा ये लेक्चर रहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समाज से किस प्रकार से संबंध है। धन्यवाद।